थैंक यू, धन्यवाद। आप सबको हार्दिक नमस्कार। सभी कांग्रेस जनों को जो यहाँ उपस्थित हैं, जब मुश्किल घड़ी होती है और जो साथ खड़ा होता है वही उसकी पार्टी के प्रति वफादारी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आप यहाँ पे जो आज इस बैठक में आए हैं, जिन हालातों में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आपने जो पार्टी के प्रति अपनी वफादारी, अपनी निष्ठा जो है यहाँ व्यक्त की है, इसके लिए मैं आप सबको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आप सब कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और आपकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी जो है जिंदा है और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हमारे बीच में यहाँ इस क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे 2 बार मंजीत डोगरा जी, हमारे साथ बिलासपुर सदर के पूर्व में विधायक रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधानसभा चुनावों में 2003 में हराया था, किलकरा शर्मा जी। मेरे साथ आए हुए झंडूता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पिछली बार उम्मीदवार रहे और अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विवेक कुमार जी, पूर्व में एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के। और इसके अलावा हमारे बीच में दीपक शर्मा जी, जो किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ हमारे बीच में कृष्ण चौधरी जी, जो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं। कमल पठानिया जी, जिनको मैं कॉलेज में से जानता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो कॉलेज मेरा हमीरपुर में मैं पढ़ाई करी है, तो उस समय से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। उसमें डोगरा जी तो खैर ये बड़े नेता थे उस समय, और मंजीत डोगरा जी, दीपक शर्मा जी, नितिन जी हमारे जो IYC के परमानेंट सेक्रेटरी हैं, इनको जानते हैं। ढटवालिया जी, सुभाष जी, हमारे 2 ढटवालिया हैं और दूसरे हमारे दीपक ढटवालिया जी हैं, सामने बैठे हैं। राजेश बनियाल जी हैं, हमारे सहपाठी रहे हैं, लखनपाल जी और संजय शर्मा जी, इनको भी काफ़ी समय से यहाँ जानते हैं। और अमीचंद शर्मा जी हैं, लखनपाल जी हैं, पीछे बैठे हैं। राणा जी, उन्होंने बड़े जोशीले शब्दों में अपना भाषण यहाँ पे आपके सामने रखा। और पवन शर्मा जी हैं, हमारे पीछे शर्मा जी हैं, जो ब्रदर हमारे चित्तू जी अध्यक्ष रहे हैं विश्वविद्यालय एनएसयूआई कैंपस के। सुखदेव जी हैं और डैनी जी हमारे साथी। यहाँ हमारे बीच में अन्य उपस्थित केसी हैं, हमारे संताना से हैं बुजुर्ग, और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे सामने बैठी श्रीमती रानी डोगरा जी और बहन हमारे जिनमिशी धीमान जी, जो जिला परिषद की सदस्य हैं। उमा शर्मा जी, जो हमारे पंचायत प्रधान हैं, और हमारी सभी बहनें, एक बेटी पीछे बैठी है। और सभी यहाँ चदेल साहब हैं, कर्नल अत्री जी हैं, और मुझे नजर भी आप वहाँ सामने बैठे हैं। और संदीप जी, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गरोड़ पंचायत के प्रधान हैं, यहाँ पे आए हैं। कैप्टन सोनी जी हैं और अन्य यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, जो मेरे से उम्र से बड़े हैं, आप सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, रूबर ठाकुर जी एनएसयूआई के प्रधान हैं, सगुन जी हैं, और सभी यहाँ उपस्थित अन्य श्रोतागण, मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जैसा मैंने पहले किया कि आप सबने कांग्रेस पार्टी के जो एक अचानक ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हुई, जिसकी वजह से जो है आज हम सब उस घटना की निंदा कर रहे हैं, जिसके लिए न सिर्फ हमीरपुर बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है शर्मसार हुआ है, दागदार हुआ है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पे बहुत बड़ा धब्बा लगा है। आज से 1 महीना पहले 27 तारीख को ये घटना हुई और इस घटना क्रम से जो है कुछ लोगों का वो चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ, जिसने हिमाचल की संस्कृति पे जो है धब्बा लगाया। हमारे कई साथी जो मीडिया से जुड़े हैं, उनकी भी बार बार मीडिया में ये बात सुनने को मिलती थी कि हिमाचल प्रदेश के लोग ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वफादारी के लिए जाने जाते हैं, अपने भोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अपने वचन प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।
और ऐसा उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि पिछले दिन आप हमारी पार्टी के विधायकों के लिए जो रात्रि भोज का आयोजन किया था उसमें आप हमारे साथ खड़े हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में भी उनमें से 3 विधायक वहां पे ने क्या कहा, भनक नहीं लगने। तो ऐसा चेहरा, ऐसा चरित्र जो है कम से कम हिमाचली अपने वचन को निभाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और ऐसे समय के ऊपर जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया, कांग्रेस पार्टी के चिन्ह को देखकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया, ये 5 साल तक अपने अपने इलाके की सेवा करेंगे। लेकिन अभी तो 1 साल 4 महीने हुए थे, अचानक क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसकी वजह से इन विधायकों ने ऐसा गलत फैसला लिया। क्या आपको ये लगता है कि बिना निजी स्वार्थ के ये सब कुछ हुआ है? क्या इसके पीछे कोई लेन देन नहीं है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति रही है सत्ता हथियाने की वो नहीं है? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? हजारों लोग एक विधायक को चुनते हैं, एक एक वोटर बड़ी उम्मीद के साथ वोट देता है और बड़ा गहरा विश्वास होता है। जब एक वोट डालने व्यक्ति जाता है तो उसके अलावा सिर्फ भगवान को पता होता है कि उसने किसको वोट दिया। तो हम लोग कैंडिडेट के तौर पे जनता के सामने जाते हैं और हमारे जब चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबाया जाता है तो वोटर उस विश्वास को व्यक्त करता है, उस विश्वास और प्यार को व्यक्त करता है जिसकी वजह से हम जीतते हैं। वो बड़ा गहरा विश्वास है और उस विश्वास को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या हिमाचल प्रदेश के उन वोटरों से इन 6 विधायकों ने ये पूछा था कि आज हम कांग्रेस पार्टी के विरोध में वोट डालेंगे? आपसे पूछा किसी से? किसी से आपसे कहा कि भाई आपने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया था आज मैं उस विश्वास को तोड़ने जा रहा हूं, आपसे उसकी इजाजत ली? नहीं ली। और आपके ने कितना विश्वास किया था? मैं कुछ साल पहले की बात करता हूं, आज से 12 साल पहले 2012 में जब चुनाव हुए, जिसका जिक्र मंजीत डोगरा करते करते भावुक हो गए। उस समय कितने लोग आप में से थे जो आईडी लखनपाल जी को जानते थे? जब उनको टिकट दिया, हाथ का चुनाव चिन्ह लेकर वो आपके बीच में आए, तो आप जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि आप उससे पहले उनको जानते थे? कोई नहीं जानता था। तो आपका उनके साथ रिश्ता कैसे बना? वो रिश्ता बना पार्टी की वजह से। उस रिश्ते की वजह से, उस पार्टी की वजह से, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह की वजह से आईडी लखनपाल जी सिर्फ 1 बार नहीं 3 बार विधायक बने। आपसे बड़ा देवतुल्य व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और जिसने देवतुल्य जनता को धोखा दिया उससे बड़ा धोखेबाज भी कोई नहीं हो सकता। इतने गहरे विश्वास को धब्बा लगाना, इसकी इजाजत कोई नहीं देता। पार्टी में मतभेद होते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं 2007 में विधायक बना, उस समय बीजेपी की सरकार। 2012 में जब मैं विधायक बना, उस समय फिर हमारी सरकार बनी। मैं दूसरी बार का विधायक था बिलासपुर से, और कोई दूसरी बार का चुनाव हुआ विधायक नहीं था। हमारे पक्ष में भी कुछ लोग बोलते थे कि इनको मंत्री बनाना चाहिए।
पार्टी का फैसला था, हमें नहीं बनाया, हमें कोई बात नहीं। कई चीजों के लेके विधायक के मुख्यमंत्री के साथ मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन वो मतभेद व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ति के लिए नहीं होने चाहिए। अपने इलाके की समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने इलाके के विकास के कार्य करने के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के बहुमुखी विकास के लिए होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैं एक बार उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, विधानसभा का सेशन चला हुआ था और मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने जो उनके निजी सचिव थे आलूवालिया जी, उनसे पूछा कि कौन व्यक्ति अंदर है, तो उन्होंने कहा जी वो दिल्ली से आए हैं तो अभी मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको 8-10 कार्यों की एक लिस्ट दी और मैंने वो लिस्ट दी और उनको कहा कि इस लिस्ट को, ये जनहित के कार्य हैं, 3 साल हो गए, 3 साल में हमारा ये कार्य नहीं हुए, तो मुख्यमंत्री जी से आप कह दीजिए कि ये कार्य करने हैं, इसके लिए मैं आया हूं। और मैं वो लिफाफा उनके पास छोड़ के, चिट्ठी छोड़ के चला गया। उसके कोई 1 घंटे बाद मुझे बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, जो आपने काम कहा है हम इनको चरणबद्ध तरीके से कर देंगे, क्योंकि सब जनहित के कार्य हैं। उसके बाद हमने घुमावी में कार्यक्रम रखा और सारे के सारे काम अनाउंसमेंट हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब मुझे सीपीएस बनाया था मुझे लगा कि सीपीएस का पद ठीक नहीं है, लखनपाल जी भी सीपीएस थे, तो मैंने वो रिजाइन दे दिया। मेरा रिजाइन 5 साल तक स्वीकार नहीं हुआ, मैं बार बार बोलता था लेकिन स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए मैंने गाड़ी और घर जो था छोड़ दिया। और मैंने मुख्यमंत्री जी से समय कहा कि मैं कार और कोठी के चक्करों में राजनीति में नहीं हूं, जिस काम के लिए हमें बनाया है उसके लिए है। तो हमने अपनी बात रखी, लेकिन पार्टी की मर्यादा, पार्टी की जो तय लक्ष्मण रेखा थी, उसका कभी उल्लंघन नहीं किया। और भी कई बातें हैं जिनका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि पार्टी चलती है अनुशासन से, पार्टी चलती है समर्पण की भावना से, पार्टी चलती है जब आदमी अपनी बजाय जनता की, संगठन की सोच। और ये सब बातें हमें लखनपाल जी से भी सुनने को मिलती है। आज हमें इस बात का दुख है कि जो बाकी विधायक गए हैं उनका तो छुटपुट बातें सुनते थे, लेकिन इनकी तो कभी नाराजगी भी नहीं सुनी। मैंने बरसर के भी कई लोगों से बात करी, उनको भी ये बात हाजिर नहीं हुई कि लखनपाल जी हमें धोखा दोगे, क्यों गए, तो वजह ही कोई नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने हमीरपुर पार्लियामेंट के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, अगर नदौन में सबसे ज्यादा काम हुए होंगे या अग्निहोत्री जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके स्टेचर की वजह से, तो तीसरे नंबर पे बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसे का प्रबंध किया गया, यहाँ के काम किए गए। 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री दिया। लखनपाल जी का कभी कोई काम नहीं रुका, इनको ज्यादा अहमियत दी जाती थी, तो कोई वजह नहीं थी जाने की। आज जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने के पीछे भी लोगों के मन में एक शंका है कि ये क्यों, ऐसा क्यों किया है। जो बहाने बनाते हैं, जो बातें मीडिया के जरिए आप तक पहुंचती हैं, वो भी बातें कोई किसी के गले नहीं उतर रही है कि उनमें कोई सच्चाई है, क्योंकि झूठी बोली जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी उनका पूरा ध्यान दिया और भी कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से जो है इस तरह का गलत फैसला लिया जाता। ये पूर्णतः जो है ये ऐसा फैसला है जिसने ना सिर्फ बड़सर की जनता के ऊपर धब्बा लगाया, ना सिर्फ हमीरपुर को शर्मसार किया,
ना सिर्फ हिमाचल को शर्मसार किया बल्कि पूरे भारतवर्ष में राजनीतिज्ञों के ऊपर जो लोगों का भरोसा होता है उसको खत्म करने के लिए ये कदम उठाया। लोग आखिर विश्वास किसके ऊपर करें? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये विश्वास का संबंध है। अगर आदमी को आदमी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो ये समाज नहीं चलेगा। ये सारा सिस्टम चलता है आपसी विश्वास से, और इस विश्वास को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, खास करके उन लोगों को नहीं है जिन्होंने आपका वोट लिया हो। उस वोट का जो विश्वास है उसको तोड़ने का अधिकार जनता ने किसी को नहीं दिया। आज यहां भारतीय जनता पार्टी में ये लोग गए और मैं आपसे एक दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी 6 की 6 की जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी में होगी वो किसी की नहीं हुई होगी, दुर्गति होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन अपने कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया है जो पिछले कई दशकों से बीजेपी का झंडा उठा के जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगाते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अपने आप को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है तो भाई आपके पास इतना बड़ा अकाल पड़ गया कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई नहीं है। आपको इतना बड़ा अकाल पड़ गया या आपको सत्ता की इतनी बड़ी भूख हो गई कि आप जनता के दिए हुए जो जनादेश है उसका अपमान करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। हिमाचल की जनता ने जो फैसला किया था, आज ये उसका अपमान है कि चोर दरवाजे से जो है वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमने उस समय भी कहा जब ये घटना हुई कि धनबल से और ईडी सीबीआई के सहारे जो है वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। आज हमारे वो आरोप साबित हुए जब ये बीजेपी में शामिल हुए। आपने देखा कि किस तरह से जिस दिन इन्होंने वोट दिया उसके चंद मिनटों के बाद सीआरपीएफ का इनके ऊपर पहरा लगा दिया। हरियाणा पुलिस इनके सुरक्षा में खड़ी होगी। वो किस लिए भाई? अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको किस बात का डर? डर सबसे बड़ा था इनके अंतरात्मा इनके साथ में। इनको अंतरात्मा से आवाज आ रही थी, भाई आपके ऊपर धिक्कार है जो आपने फैसला किया है। अंतरात्मा भी आपके साथ नहीं है। उस डर की वजह से जो थे ये सीआरपीएफ की शरण में चले, 5 स्टार होटल में ठहराए गए, कभी चंडीगढ़ में, कभी ऋषिकेश में, कभी गुड़गांव में। आखिर उसका खर्चा किसने दिया? जब भी हिमाचल में आए हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, उसका खर्चा किसने दिया? क्या ये चोरी नहीं है? क्या ये सीना चोरी नहीं है? क्या ये सरेआम उस जनादेश का अपमान नहीं है कि लोगों ने तो सरकार कांग्रेस की बनाई और यहां जबरदस्ती जो है उसको सत्ता को हटाने की कोशिश हो रही है। यहां हिमाचल की जनता इसका जवाब दे। चंद लोगों ने, 8-9 लोगों ने जो दगा दिया वो तो इंडिविजुअल थे, उनके ऊपर दबाव भी काम कर गया, प्रलोभन भी काम कर गया। लेकिन अब जो फैसला करेगी वो हिमाचल की जनता करेगी। इन 9 विधानसभा, अभी तो 6 के डिक्लेयर हुआ है, 6 विधानसभाओं के हजारों मतदाता जो है इसका फैसला करेंगे। हिमाचल का वोटर ना तो बिकाऊ है ना डरपोक है, ना बिकेगा ना डरेगा, और एक निर्भीक होकर, स्वतंत्र होकर, बिना प्रलोभन के ऐसा फैसला लेगा कि भविष्य में कोई आदमी गद्दारी करने का साहस नहीं करेगा। हमें ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो वफादार हो, गद्दार नहीं वफादार चाहिए, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। ये बातें अपनी जनता के सामने रखी। कुछ लोगों को ये बात भी जो है उनके हाजिर नहीं हो रही है कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसका पिता एक HRTC में ड्राइवर थे, वो व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बन गया।
कांग्रेस पार्टी का निचले हिमाचल से ये पहला मुख्यमंत्री है और वो मान सम्मान हमीरपुर जिले को मिला। ये हमीरपुर वासियों को भी फैसला करना है, क्योंकि अब अगर आपने मुख्यमंत्री का पद खोया तो एक बात मैं कह सकता हूं, दोबारा भविष्य में कोई आदमी हमीरपुर का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा चांस है। पहले धूमल साहब थे, वो बाहर हुए और अब मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं, उनको बाहर करने की साजिश रची गई। हम समय रहते जो है संभल गए। बोलते चोर जितनी मर्जी चोरी करे कुछ ना कुछ निशान छोड़ देता है। जब इन्होंने ये सब कुछ किया तो इन्होंने एक गलती कर दी। बीजेपी वाले उठे, तहस में आकर और स्पीकर साहब को धमकाने चले गए। उनको धमकाया, गाली गलौज दी, जिसकी वजह से 13-14 जो थे वो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और जो ये महानुभाव 6 थे जिन्होंने राज्यसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया, क्योंकि राज्यसभा में वोट देकर जो था वो अनसीट नहीं हो सकते थे। अगर वहीं तक गलती की होती तब वो बच जाने थे। लेकिन इन्होंने क्या गलती की, होते ना, जब चोरी करेगा तो कुछ न कुछ निशान तो छोड़ेगा। इन्होंने गलती की, इन्होंने जो पार्टी का विप था उसका उल्लंघन किया। हाउस में अगर पार्टी विप का उल्लंघन नहीं करते तब ये अनसीट नहीं होते। इन्होंने गलती कर और आज उस गलती का खामियाजा उनके क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो समय लगना चाहिए था क्षेत्र के विकास के लिए, जो समय लगना चाहिए था क्षेत्र की समस्याएं सुलझाने के लिए, अब वो जो है सारा प्रोसेस पूरा करने के लिए दोबारा से चुनाव का जो है उसमें लग रहा है। तो ये जो गलती करी ये भगवान की दी हुआ सजा है इनको। इन्होंने सपने में नहीं सोचा होना कि अब अनसीट हो जाएगी। और ये जो मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हुई है, इसको बचाने की जिम्मेवारी अब हिमाचल की जनता की और खास करके हमीरपुर की जनता की। हमीरपुर की जो दोनों सीटें हैं, तीसरी का भी फैसला होना है, दोनों सीटें हैं, इस पे वोट डालना है मुख्यमंत्री जी के लिए। आप भूल जाओ किसको टिकट मिलता है। इस बार कैंडिडेट आपके सामने मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को मजबूती करने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को स्थिर करने के लिए, सरकार में स्थिरता लाने के लिए आपने वोट डालना है। और हमारी इस समय 34 सीटें हैं। हमें सिंपल मेजॉरिटी के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। 35 से हमारी पूर्ण बहुमत होता है। पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। बीजेपी को अगर 6 की 6 भी मिल जाती हैं तब भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। 9 की 9 मिल जाती हैं तब भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो हिमाचल की जनता बड़ी समझदार है। वो हिमाचल में स्थिर सरकार चाहती है, ऐसी सरकार चाहती है जिसने आपदा के समय में केंद्र सरकार की बेरुखी के बावजूद ऐसा आर्थिक पैकेज दिया जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस तरह का पैकेज नहीं। किसी भी राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त मकान पे 7 लाख रुपए नहीं दिए जाते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो 7 लाख रुपए की घोषणा की और पहली और दूसरी किस्त लोगों को मिल गई। जिनका आंशिक तौर पे मकान क्षतिग्रस्त होता था, कच्चे मकान के लिए सिर्फ 4,000 रुपए मिलते थे, पक्के मकान पे सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। तो क्या ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? क्या आपको ऐसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमीरपुर वालों को, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले
टूटी कंडी जो बालिका अनाथ आश्रम है वहां जाकर ऐसी एक योजना लाई, सुखाश्रय। प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया था, अपने विवेक से फैसला किया और ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जो है आज ऐसी बढ़िया योजना बनाई है जैसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं। क्या आपको ऐसी सरकार और मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिन्होंने विधवा बहनों के लिए, एकल नारी के लिए, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए अलग से एक योजना बनाई और इस साल के बजट में उसका प्रावधान किया। बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की थी और वर्तमान में हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। क्या हिमाचल के लोगों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए? क्या हिमाचल के लोगों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि उन महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जिनकी उम्र 18 साल से 59 साल के बीच में, 60 साल के बीच में है, उनको 1500 रुपए जो है सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाया जाए? ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिनके फॉर्म जो हैं आचार संहिता से पहले भरे गए हैं वो बहुत जल्दी जो है स्वीकृत होंगे और बाकियों के आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है तो सबको जो है वो 1500 रुपए महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। ये कहते थे कि मोदी साहब 6000 रुपए देते हैं साल के, हमारे साल के 18,000 रुपए आएंगे और जिस परिवार में ज्यादा महिलाएं उनमें ज्यादा आएंगे। तो ये हिमाचल की जनता ऐसी सरकार चाहती है जिसमें भ्रष्टाचार पे कोई समझौता ना हो। आज इस सरकार को अस्थिर करने वाले, भ्रष्टाचार के साथ जो लिप्त लोग थे, भ्रष्टाचारियों के साथ जो मिले हुए लोग थे वो भी थे। आपने देखा होना जब आपदा के समय में ये रिपोर्ट आई कि अवैध खनन भी इसका एक कारण है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो है वो क्रशर बंद किए और सबके कागजात चेक किए, जिनके कागजात ठीक पाए गए उनको दोबारा चालू किया गया और बाकियों को बंद किया गया। आज जो ये बाहर का रास्ता जिनको दिखाया है विधानसभा से, उनमें से 4 विधायक ऐसे हैं जिनके क्रशर हैं। ये सब क्रशर वाले भी इकट्ठे हो गए। ये बातें आपके सामने, हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने भी एक प्रस्ताव आया कि जिस तरह से ठेके पहले लिए जाते थे शराब के, उसी तरीके से अभी भी रखो, जिनके पास पहले थे उन्हीं को दोबारा दे दो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा, मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया इसकी खुली नीलामी होगी और खुली नीलामी से जो है हमें ज्यादा राजस्व आने की उम्मीद है, जो सीधा सरकार के खाते में जाएगा और सरकार के खाते से जनता की जेब में जाएगा। ऐसा फैसला लिया। लगभग 350 करोड़ रुपए जो है इस बार हमें अतिरिक्त राजस्व जो है वो एक्साइज पॉलिसी से मिल रहा है। इससे भी कई लोगों को तकलीफ हुई और सबने मिलकर जो है इस सरकार को हटाने की, अस्थिर करने की कोशिश की। तो हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं, ऐसे समय पे हम सब ने एकजुट होना है। बक्सर की जनता तो बड़ी उदार है। आपने तो शिमला से आए हुए व्यक्ति को यहां से जिता के भेज दिया। इस बार तो कैंडिडेट आपके बीच का होगा, जो भी होगा बीच का ही करना। पार्टी ने फैसला है, लेकिन ये पक्का है कि आपके बीच का होगा और वो टिकाऊ भी होगा, वफादार भी होगा, जनता के प्रति वफादार भी होगा, पार्टी के प्रति वफादार भी होगा। तो आपने मुख्यमंत्री के लिए वोट देना है। जो हमारी सरकार की नीतियां हैं उनको पूरा करने के लिए, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए जो बाकी बच गई हैं, 5 हमने पूरी कर दी है, बाकी पूरी होंगी, उनके लिए जो है वोट देना है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वोट देना है और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए वोट देना है। अब जिम्मेवारी आप लोगों की, लेकिन इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टी का साथ देना पड़ेगा और सिर्फ मीटिंग में आकर काम नहीं चलेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि नेता तो बहुत है, सबके एम्बिशन है, कोई बुरी बात नहीं है। हमने आपस में समन्वय बनाना है। हम यहां पे 2 कमेटियां बनाएंगे। एक तो बनाएंगे कैंपेन कमेटी, जो प्रचार करेंगे, जो नेता काएंगे, लेकिन जो संगठन है वो नेताओं से नहीं चलता,
उसको चलाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है, संगठन के नेताओं की जरूरत है। आपने मुझे ये बताना है जिसके अंदर क्षमता हो, क्योंकि कई बुजुर्ग आदमी है, उनमें समर्पण की कोई कमी नहीं है, कोई वफादारी की कमी नहीं है, उनके अनुभव का हम फायदा लें, लेकिन उनके पास इतना ऊर्जा और इतना समय नहीं दे पाएंगे, हम उनका मार्गदर्शन जरूर चाहेंगे। तो मैं ऐसे 25 लोग चाहता हूं, आपने मुझे कम से कम 25 लोग, या तो आप दूसरे का नाम रिकमेंड कर दें या आप खुद भी बता दें, जो व्यक्ति 2 महीने के लिए पार्टी के लिए दे सकता है। आपने एक काम करना है, उन 25 व्यक्तियों ने, बाकी भी करेंगे, बाकी अपने अपने संपर्क सब साधेंगे, जिसके जहां रिश्तेदारी है, जान पहचान है, सबसे हम निवेदन करेंगे कि आप सब ने जो है 3 चीजों के लिए वोट मांगना है, जो मैंने पहले जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी के लिए, हिमाचल की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, और भ्रष्टाचारियों के और बेनकाब करने के लिए, और ये जो चोर दरवाजे से जो सब कुछ किया है उसको धिकारने के लिए सबने करना है। लेकिन उन 25 के लिए हम जिम्मेवारी देंगे, और उन 25 से ये उम्मीद करते हैं कि अगले 2 महीने में चुनावों तक वो हर दिन कम से कम 20 परिवारों से, 20 व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। सिर्फ अपनी पार्टी का जो एजेंडा है उसको सामने रखेंगे, जो एक घटनाक्रम हुआ है इसको आप उजागर करेंगे, और कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए, मुख्यमंत्री को मजबूत करने के लिए आप उनसे समर्थन की, वोट की अपील करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति कृपा करके जो है वो आप रिकमेंड करें, या आप अपने आप मुझे बताएं। आपका पहला भी होगा, लेकिन आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, डेली वो रिकॉर्ड रखना है कि किस व्यक्ति से बात हुई, उसका नाम पता क्या है, और आपने उससे क्या बात की। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना। हम आपको ये लिबर्टी दे देंगे, वैसे बेहतर यह है कि अगर आप किसी के घर चले जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जान पहचान रिश्तेदारी नहीं भी है तब भी जाए, अगर नहीं है तो कम से कम टेलीफोन पे बात हो। तो डेली कम से कम 20 लोगों से वो 25 व्यक्ति जरूर बात करें। तो जो यहाँ सतीश जी ने बोल दिया, मेरा नाम पहला लिख दें, है ना। तो जो हैं वो मुझे बता दें, मेरा नंबर नोट कर लें, अगर किसी के पास किसी को नंबर नोट करना है, 94-180-01644 9418001644। उस पर आप व्हाट्सएप भेज दें या टेलीफोन करके बता दें। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा योगदान आपका हिमाचल के लिए, हमीरपुर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बरसर के लिए बहुत बड़ा 94-180-01644 9418001644। और इसके अलावा अभी हम मुख्यमंत्री जी की एक रैली करेंगे बहुत जल्दी, उसकी डेट हफ्ते भर के नोटिस में आपको बता देंगे, और एक बड़ी रैली जो है वो करेंगे। हमने किसी के साथ व्यक्तिगत वो नहीं करना है, जैसे कई बार दूसरे पार्टी वाले उकसाते हैं, कोई झगड़ा नहीं करना है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ना है, और इसके साथ साथ हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि वोटिंग जो है एक ही दिन में 2 वोट पड़ेंगे आपके, लोकसभा का भी पड़ेगा और विधानसभा का भी पड़ेगा। उसके लिए भी हमने लोकसभा के लिए भी तैयारी करनी है। बहुत जल्दी हमारे उम्मीदवार लोकसभा के भी डिक्लेयर होंगे और विधानसभा के भी होंगे। मेरा काम जो है यहाँ बतौर जो प्रभारी मुझे लगाया है, मुझे टिकट सिलेक्ट करने के लिए नहीं लगाया है। मेरा काम है सिर्फ समन्वय स्थापित करना, पार्टी को एकजुट करना, और जो पार्टी का दिया हुआ कैंडिडेट है उसको जिताना। ये हम सब मिलकर जो है इस एजेंडे पे काम करेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अंत में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद धर्मानी जी, आपने बहुत